हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 10th है। सब्जेक्ट है विज्ञान, विषय विज्ञान है। आज हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन। हमने इसके पहले आपको बताया था श्वसन क्या है, और सांस लेना और श्वसन में मैंने अंतर बताया था कि जैसे मतलब हम बाहर से केवल हवा को भर रहे हैं फेफड़े में, फिर निकाल दे रहे हैं, तो ये सांस लेना है। और श्वसन जो है वो फेफड़े के अंदर मतलब कोशिकाओं तक जा रहा है, फिर कोशिकाओं से गैस मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े तक आ रही है। तो वो इस क्रिया को मतलब श्वसन कोशिका के अंदर हो रहा है और सांस लेना कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन, इसके बाद पादपों में श्वसन के बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार का श्वसन होता है। फिर हम मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो पहले हम पादपों का श्वसन पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है। मान लीजिए पेड़ पौधे भी तो सांस लेते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है, मतलब आप सोचते होंगे, मतलब कोई कहता होगा कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं, वो भी लिविंग हैं, तो आप सोचते होंगे कि वो लोग तो सांस लें, उनका नाक कहाँ होता है। मान लीजिए पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं तो नाक कहाँ है उनका। तो ये तब देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि जिसमें नाक हो वही सांस लेता हो उसी में श्वसन है, ऐसा बात नहीं है। नाक तो तिलचट्टे में नहीं होता है। जितने कीड़े आप देखते हैं, चींटी है, टिड्डा है, तिलचट्टे हैं, मकड़ियाँ हैं, केकड़े हैं, बिच्छू है, इन सब में किसी में भी नाक नहीं होता है, ना फेफड़ा होता है। मछलियों में फेफड़े नहीं होते हैं। तो मैं इन सभी जीवों का बाद में बताऊंगा। पहले आज हम पादपों के बारे में पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में श्वसन कैसे हो रहा है। तो पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। पहली बात तो याद रखिए, देखिए आप हेडिंग डालेंगे पादपों में श्वसन, और इसमें वो चीज़ें लिखेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। और मेरे वीडियो को आप बार बार पाज कर लीजिएगा, रोक करके फिर से उसको लिख करके फिर प्ले कर लीजिएगा। पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि पेड़ पौधे तो, अब सर जी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं। नहीं, श्वसन क्रिया है ये। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं तभी ऑक्सीजन देते हैं। जब वो श्वसन लेंगे तब वो भी ऑक्सीजन ही लेंगे। ऑक्सीजन देने का काम वो कब करेंगे, जब उनमें भोजन का निर्माण होगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, तो वो भी दिन के समय जब धूप निकला रहता है तभी। केवल पीपल का एक पौधा ऐसा पौधा है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देगा। पादपों में प्राणियों की भांति गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। अभी मैंने बताया ना कि ये जो हम लोगों में विशिष्ट अंग है, नाक है, फेफड़े हैं, ये सब अंग हैं। मछलियों में गलफड़े हैं। तो इस तरह से अब देखिए ट्रैकिया, जितने कीड़े मकोड़े मैं अभी आपको बता रहा था, कीड़े मकोड़े में ट्रैकिया होता है सांस लेने के लिए। लेकिन ये तो मतलब अंग हो गए ना, जंतुओं के अंग। मतलब मान लीजिए जितने भी आर्थ्रोपोड हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें ट्रैकिया है। जो हम लोग हैं, मतलब विकसित जीव हैं, उनमें नाक और फेफड़े हैं। और जो बेचारे नहीं विकसित हैं, जल में रहने वाले मछलियां हैं, उन लोगों में गलफड़े हैं। तो ये तो विशिष्ट अंग हो गए ना, गलफड़े, फेफड़े, ये सब विशिष्ट अंग हो गए, ट्रैकिया वगैरह। लेकिन बेचारे पेड़ पौधों में ऐसा कोई अंग नहीं पाया जाता है। ये अपने कुछ अंगों जैसे जड़ हैं, तने हैं और पत्तियां हैं, इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनकी पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, स्टोमेटा। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जड़, तना, वात रंध्र और पत्ती रंध्र द्वारा, मतलब पादपों में श्वसन। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोटेड। पादपों में श्वसन जड़, तना में वात रंध्र होता है और पत्ती रंध्र द्वारा होता है। तो जड़ों के द्वारा कैसा होता है, हेडिंग है हमारा अगला, जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। आखिर जड़ों द्वारा कैसे ये लोग कर रहे हैं। मृदा कणों के बीच उपस्थित, मृदा कण मतलब मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों। देखिए कोई पौधा हो
और उसका जड़ इसे मिट्टी में धंसा हुआ हो। मूली खाए होंगे आप, तो आप देखे होंगे, ये मान लीजिए सपोज दैट कि एक आप मूली देख रहे हैं, ये मूली है और इसमें ये पत्तियां हैं जो ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, ये मूली है। और मूली में आप देखे होंगे कि ये पूरा जो जड़ है ना, ये मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी है। मान लीजिए सपोज दैट कि ये मिट्टी है, ये हो गई आपकी मिट्टी, ठीक। अब ये मिट्टी के अंदर मूली धंसा हुआ है, तो आप देखे होंगे ना, इसमें से छोटे छोटे पतले पतले हेयर के जैसे संरचनाएं निकली होती हैं मूली में, रूट हेयर जिसको कहते हैं आप अंग्रेजी में। देखिए, इन्हीं को कहा जाता है मूल रोम। मतलब मूल माने जड़ और रोम माने रोएं, जड़ के रोएं यानी मूल रोम। ये मूल रोम क्या करते हैं, मिट्टी में धंसे रहते हैं, मतलब ऐसे ही फैले रहते हैं। तो जो मिट्टी के कण होते हैं, मृदा कणों में मूल रोम फैले रहते हैं और इनमें विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। विसरण और परासरण मैंने आपको बताया था। तो विसरण की जो क्रिया होती है उसी के सहायता से इसमें गैस आते और मतलब बाहरी गैस पौधों में आता है और पौधे के अंदर का गैस बाहर जाता है। ऑक्सीजन मूल रोम में विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मिट्टी में मिल जाती है। ऑक्सीजन जो है इसमें मिट्टी के अंदर जो भी ऑक्सीजन घुला, जैसे देखिए, इसीलिए बार बार करते क्या है, हम पौधों की निराई गुड़ाई करते हैं। मतलब अगर छोटी फसल है, जैसे प्याज है, लहसुन है, तो उसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोदते रहते हैं हम लोग। क्यों मिट्टी को बार बार खोदते हैं? ताकि मिट्टी के अंदर मतलब थोड़ा सा मिट्टी बिल्कुल टाइट और सपाट ना हो जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप हो जिसमें हवा या ऑक्सीजन जाता रहे, और उसी ऑक्सीजन की सहायता से ये जड़ें भी श्वसन करती रहें। इसके बाद है तने द्वारा गैसीय विनिमय। तने कैसे गैसों का विनिमय करते हैं? ये तो सीधे हवा के संपर्क में रहते हैं। अभी मैंने जो बताया ना जड़ों द्वारा, तो जड़ बेचारे जो जड़ होते हैं वो सीधे वायु के संपर्क में नहीं रहते हैं। पौधे में वायवीय भाग जड़ नहीं है। जड़ तो वायु के मतलब ये मिट्टी के अंदर का भाग है। वायवीय भाग में तना, पत्ती, पुष्प, फल आते हैं। तो तना एक वायवीय भाग है। काष्ठीय पादपों में काष्ठीय वुडी जिसमें लकड़ियाँ होती हैं, जैसे अब आप जानते होंगे कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिनसे लकड़ियाँ निकल रही हैं उनको हम कहेंगे काष्ठीय। काष्ठीय पादपों में गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। आप कभी किसी पेड़ के पास जाइएगा, उसमें तने में ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देंगे। उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते बाहर आता है। इन छोटे छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। काष्ठीय पौधे के तने में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम वात रंध्र कहते हैं। और शाकीय पौधे, शाक मतलब जो वे पौधे जो हमारे घुटने के नीचे ही रह जाते हैं, कितने भी बड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक आ जाएं, लेकिन उससे ऊपर नहीं आ पाते हैं, वो शाकीय होते हैं। मतलब जैसे पालक हो गया, घास हो गया, जो भी छोटे छोटे हैं, ये लोग तो काष्ठीय है नहीं बेचारे, इनमें तो लकड़ियाँ होती नहीं हैं। तो शाकीय पौधों में तने या उपस्थित रंध्रों द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तने पर स्टोमेटा होते हैं। तने में रंध्र होते हैं जो शाकीय पौधे होते हैं, और काष्ठीय में वात रंध्र होते हैं। पत्तियों में कैसे होता है? पत्तियों में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होती है, उसमें भी विसरण है। अब ये जड़ जैसे विसरण कर रहा था वैसे पत्तियां भी विसरण कर रही हैं। यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्र स्टोमेटा द्वारा होता है। आप कभी किसी पत्ती को देखिए, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ऐसे पौधे की पत्ती ऐसे है, तो ये ऊपर वाला भाग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हरा होता है। अब से आप कभी किसी पत्ती को ध्यान से देखिएगा, मतलब पत्ती तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हरी होती है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग होता है अपर साइड, वो बहुत डार्क ग्रीन, बहुत ज़्यादा हरा होता है। और नीचे वाला साइड आप उलट पत्ती को तोड़ के उल्टा देखिएगा तो आप पाएंगे कि जो नीचे वाला भाग है वो कम हरा होता है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं। और ऊपर वाला भाग हरा ज़्यादा इसीलिए होता है ताकि वो प्रकाश के संपर्क में रहता है। सूर्य का प्रकाश उसी पर पहले पड़ता है सीधे, नीचे तो पड़ेगा नहीं, ऊपर ही पड़ेगा।
तो ऊपर वाले हिस्से में जो कोशिकाएं होंगी उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा क्लोरोफिल, जिसके कारण वो हरी होंगी बहुत ज़्यादा, और नीचे से वो हवा खींचने के लिए छोटे छोटे छिद्र बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो पत्तियों द्वारा श्वसन स्टोमेटा की सहायता से होता है। इसके बाद आता है टॉपिक जंतुओं में श्वसन। अब जंतुओं में जो श्वसन है ये हम पढ़ाएंगे आपको अगले क्लास में। फ़िलहाल पादपों में श्वसन, ये 3 हेडिंग हैं, इन तीनों के बारे में लिख लीजिएगा।